हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोराटा के आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे प्रोराटा के, उसको देखते हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो प्लीज आप सुनिए और प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ए लिमिटेड इश्यू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का शेयर है, 50% प्रीमियम पे इश्यू किया जाता है, यानी कि 10 का शेयर 50% प्रीमियम मतलब 5 रुपए का प्रीमियम हो गया। 10 का 50% कितना होगा? 5। 1 लाख का मत निकालना, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, उसी का 50% 5 रुपए आएगा। तो 10 का शेयर 15 में बेचा जा रहा है, 10 + 5, यानी कि कंपनी 15 रुपए रिसीव करेगी। इस तरह से रिसीव कर रही है, 4, 6, 10, 3, 13, 14, 15 रुपए। अब इस 15 रुपए में प्रीमियम भी इन्वॉल्व है, कहां का इन्वॉल्व है लिखा हुआ है। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन ऑन 1,30,000 शेयर, 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए थे, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 1,30,000 पे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, पता चल गया। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1,20,000 शेयर। अभी बताया था मैंने, इससे पहले वाले वीडियो में जो बताया था उसमें क्या है, 1,30,000 एप्लीकेशन अगर आपको रिसीव हुई है और आप प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं केवल 1,20,000 पे, तो बचे हुए 10,000 एप्लीकेशन कहां गई? रिजेक्ट हो गई। वो ऑटोमेटिक आपने समझना है कि उनको अगर आपने कोई शेयर अलॉट नहीं किए हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट केवल 1,20,000 पे किया है, तो बचे हुए एप्लीकेशन को ये मान लिया जाता है कि वो क्या हो गए हैं, रिजेक्ट, वापस हो गए हैं, उन एप्लीकेशन का पैसा वापस कर दिया गया है। वन शेयर होल्डर वाई हु होल्ड्स 1,000 शेयर्स who holds या whom to 1,000 shares were allotted, whom to 1,000 shares were allotted लिखा है, या फिर whom holds की बात है, जिसके पास 1,000 शेयर थे, failed to pay allotment, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, यानी कि ये अलॉटमेंट का डिफॉल्टर है। अनदर होल्डर जेड ऑफ 2,000 शेयर्स फेल्ड टू पे बोथ कॉल, उसने दोनों कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी और सेकंड कॉल भी नहीं दी, हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर भी फॉरफिट कर दिए। तो दोनों डिफॉल्टर के शेयर हमने फॉरफिट कर दिए अलग अलग स्टेज पर, एक को अलॉटमेंट के बाद और एक को फाइनल कॉल के बाद। मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा शेयर फॉरफिचर के रिगार्डिंग। अब इन फॉरफिटेड शेयर में से 1500 शेयर रीइश्यू भी कर दिए 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से, फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब फुल शेयर कितने का था? 10 का, 15 का नहीं था। शेयर की फुल वैल्यू 10 ही रहेगी, वो प्रीमियम था। 10 का शेयर आप 12 रुपए इश्यू हो रहे तो यहाँ पे भी आपको फायदा ही होगा 2 रुपए का। अब जो रीइश्यू शेयर है 1500, उसमें पूरे एक्स के शेयर इन्वॉल्व है, तो हम ये बाद में देखेंगे, पहले प्रोराटा का सिस्टम तो समझ लें क्या होता है। देखो प्रोराटा का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम कहां रखेंगे, ट्रांसफर कहां करेंगे? ऑब्वियसली अलॉटमेंट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि पहले वीडियो में कि जब भी आप एप्लीकेशन की एंट्री करें ओवर सब्सक्राइब के टाइम में, तो एप्लीकेशन हमेशा ओवर सब्सक्राइब शेयर से होती है, 1,30,000 से होती है। 1,20,000 प्रोराटा अलॉटमेंट है, वो बात की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे। हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कितने पे मिली है, तो आप कहोगे सर 1,30,000 शेयर पे एप्लीकेशन मिली और एप्लीकेशन का पैसा था 4 रुपए। एक एक करके मैं सबको क्लियर करूंगा। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, स्पेस कम है इसलिए मैं कंजेस्ट होकर लिख रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप बोलोगे 5,20,000, इतना ही आएगा सर, 5 लाख एप्लीकेशन 5,20,000 तो मिल गई, लेकिन 5,20,000 कंपनी रख नहीं सकती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसा है कंपनी के पास इसमें। तो कंपनी अब अगली एंट्री में बताएगी कि किया क्या इस पैसे का। कंपनी एक्सप्लेन करेगी कि 5,20,000 का क्या हुआ। देखो अगली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बता रही है 5,20,000 तो मिले, लेकिन हम कैपिटल के रूप में नहीं रख सकते इतना। देखो तो उसने बताया शेयर कैपिटल के रूप में हम रख सकते हैं एक्चुअल शेयर का पैसा। एक्चुअल शेयर कितने? केवल 1 लाख। आपको बात समझ में आ गई? 1 लाख शेयर का पैसा, तो 4 रुपए मल्टीप्लाई मत कर देना, 4 रुपए तो कॉल का पैसा है, इसमें 1 रुपए प्रीमियम भी है, तो कैपिटल 4 रुपए नहीं है। हम क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैपिटल क्रेडिट किस चीज से होती है? कैपिटल क्रेडिट होती है एक्चुअल शेयर और एक्चुअल कॉल मनी से, जिसमें प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होता। इस 4 रुपए में तो प्रीमियम इन्वॉल्व है, उस प्रीमियम को हटा दो तो कैपिटल का पैसा कितना आया? 3 रुपए। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, पहले के क्वेश्चंस आप पहले की वीडियो जरूर देखेंगे। तो 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, और साथ ही साथ 1 लाख शेयर पर 1 रुपए हम प्रीमियम का भी रख सकते हैं, SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। तो ये 1,000 रुपए हम, सॉरी
1 लाख रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रख सकते हैं 5,20,000 में से। लेकिन अभी भी समस्या ये है कि हमारे पास 1 लाख का हिसाब तो हो गया, 1 लाख शेयर्स पर 4 रुपए का हिसाब हो गया ना, ये 4 रुपए, 3 रुपए कैपिटल का, 1 रुपए प्रीमियम का, तो 1 लाख शेयर पे तो हिसाब हो गया। अभी बचे हैं 30,000 शेयर। अभी बचे कितने शेयर? 30,000 एप्लीकेशन, सॉरी 30,000 एप्लीकेशन बची है जिसपे 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है, उसका हिसाब होना बाकी है। करते हैं हिसाब। देखो तो कंपनी ने, अब देखो क्या हुआ कि प्रोराटा अलॉटमेंट कितने पे किया, इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा रिटेन किया है। प्रोराटा अलॉटमेंट से पता चलेगा कि कंपनी ने कितना पैसा रिटेन किया है। तो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है 1,20,000 की एप्लीकेशन पर। इसका मतलब साफ ये है 1,20,000 शेयर पे कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं। 1,20,000 की एप्लीकेशन पर कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशन का पैसा कैप्ट यानी रख लिया है। कितने रुपए एप्लीकेशन का? 4 रुपए। कैपिटल नहीं, एप्लीकेशन का पैसा रखा। एप्लीकेशन ली है तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया 4 रुपए के हिसाब से। तो कौन सी कॉल के लिए रख लिया? अगली कॉल के लिए कंपनी ने अपने पास रखा। तो कब की कॉल के लिए? अगली कॉल कौन सी है इसकी बात? अलॉटमेंट। आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा तो 30,000 थे, 20,000 का तो चलो पैसा रख लिया, बाकी 10,000 कहां गया? ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट जो हुआ है वो केवल 1,20,000 एप्लीकेशन को हुआ है, 1,30,000 को नहीं। तो बचा हुआ 10,000 हम मान के चलेंगे कि वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। नहीं, उस पर जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिला था 4 रुपए, उसको कंपनी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया बैंक अकाउंट। ये हो गया 40,000। और आप देखो कि क्लियर हो गया हिसाब। 5,20,000 मिले थे, कंपनी हिसाब ऐसे देखिए, जिसमें से 3 लाख ही हम कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते थे एक्चुअल शेयर पे, एक्चुअल एप्लीकेशन का कैपिटल में। उसी प्रकार से 1 लाख पे 1 ही रुपए हम प्रीमियम रख सकते थे। 1,30,000 पे प्रीमियम नहीं रख सकते, प्रीमियम भी उतना ही रख सकते हैं जितने कंपनी के पास औकात होगी शेयर देने की। तो 1 लाख शेयर की है कंपनी की कैपेसिटी देने की, तो उसी पे कंपनी 1 इंटू प्रीमियम कैप्ट करेगी। नेक्स्ट, बाकी 30,000 पैसा भी है, जिसमें से 20,000 का पैसा उन्होंने कैप्ट कर लिया फॉर द अलॉटमेंट एंड द रेस्ट 10,000 इज टू बी रिजेक्टेड बाय द कंपनी बिकॉज कंपनी डिड नॉट मेक एनी अलॉटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज एप्लीकेशन, देयरफॉर द कंपनी हैज टू रिफंड इट, रिटर्न इट। तो कंपनी ने रिटर्न कर दिया। ये 2 नंबर की एंट्री होती है, यानी कि 2 मार्क्स की। कम ये वाली एंट्री जो होती है 2 मार्क्स की होती है जनरली, और ये होती है हाफ मार्क्स की। और अगर इसमें प्रीमियम इन्वॉल्व है जैसे यहाँ तो 1 मार्क की होती है। ठीक है, तो इसीलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 8 मार्क का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, मैं इसको बता रहा हूँ। तो आपको ये तो समझ में आ गया एप्लीकेशन रिसीव होगी। अब मेरा पुराना वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने साफ किया है, अब हमें 1,30,000 से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करने के लिए अब मैं केवल एक्चुअल शेयर को ही फोकस करूंगा। अब केवल कितनों को फोकस करेंगे हम? एक्चुअल शेयर को। तो एक्चुअल शेयर को फोकस करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल, इसमें भी प्रीमियम है इन्वॉल्व, तो इसलिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी क्रेडिट करूंगा, एसपीआई को क्रेडिट करना पड़ेगा। 1 लाख शेयर पर फिर से आ जाते हैं। अब 1,30,000 में बोलना, अब एक्चुअल पे होगा इन तीनों पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल, अब एक्चुअल शेयर पे ही किए जाएंगे। 6 रुपए अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट में तो हम 1 लाख इंटू 6 लिखेंगे, इंटू 6 लाख हो गया अलॉटमेंट का। तो ठीक है, लेकिन कैपिटल में 6 लाख लिख दे क्या? नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कहीं प्रीमियम तो नहीं है। बिल्कुल है प्रीमियम, 3 रुपए। तो 6 में से अगर 3 रुपए प्रीमियम है तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 रुपए किस में दिखाएंगे हम? प्रीमियम में। इसका मतलब हो गया 6 लाख की अलॉटमेंट में से 3 लाख रुपए तो किसके हैं? कैपिटल के हैं, और 3 लाख रुपए प्रीमियम के। 3 लाख रुपए किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी 6 लाख। अब कंपनी को क्या 6 लाख मिलेगा? आप बोलोगे सर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी पहले भी तो रिसीव कर चुकी है 80,000, दोबारा तो नहीं मिलेगा। तो कंपनी को मिलेगा केवल कितना? 5,20,000। तो क्या 5,20,000 से एंट्री करते? नहीं, मैंने क्या बोला, अगर कोई डिफॉल्ट होगा, कॉल इन एरियर है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। अब समझिए, अब ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये प्रोराटा अलॉटमेंट का अभी तक आपने देखा कि सिंपल ही तो है प्रोराटा अलॉटमेंट, जो भी एक्सेस पैसा है उसको अगली कॉल में कर दो, बिल्कुल सिंपल है। अलॉटमेंट तब तक, यानी कि प्रोराटा तब तक सिंपल है जब तक कोई डिफॉल्ट नहीं आता। प्रोराटा का वर्किंग तब तक सिंपल है जब तक कोई डिफॉल्ट नहीं आता। किस में से डिफॉल्ट नहीं आता? तो प्रोराटा की वर्किंग कब करनी पड़ती है?
प्रोराटा की जो वर्किंग होती है, जो टिपिकल सब स्टूडेंट्स को लगती है या लगती आई है, वो कब होती है उसको समझ लेते हैं। प्रोराटा का लिख देने से प्रोराटा का क्वेश्चन का कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन में लिख दिया कि भाई प्रोराटा अलॉटमेंट है तो आप टेंशन में आ गए भैया प्रोराटा का सॉल्यूशन कैसे होगा, ऐसा नहीं है। प्रोराटा की वर्किंग जो अभी मैं करने वाला हूं उसके लिए 3 चीजें मैं चेक करूंगा। पहले हम चेक करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, ओवर सब्सक्राइब तो नहीं है, बिल्कुल है, ये वाली कंडीशन होती है ट्रू। ये कंडीशन क्या है, ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, इसकी वर्किंग करने के लिए प्रोराटा की वर्किंग अभी मैं बताने वाला हूं। दूसरी कंडीशन है क्या कोई पैसा हमने कैप्ट तो नहीं किया, रखा तो नहीं है, क्या कोई पैसा हमने रखा तो नहीं अगली कॉल के लिए। यस, अगर ये आंसर आपका ये देखो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, यानी कि आपके पास सरप्लस होना चाहिए टू नेक्स्ट कॉल, अगली कॉल के लिए या अलॉटमेंट के लिए। ये भी ट्रू है क्योंकि हमने इसमें 80,000 रुपए अगली कॉल के लिए रखे, ठीक है। और तीसरा क्या, डिफॉल्ट अलॉटमेंट में से नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट अलॉटमेंट में से नहीं होना चाहिए। अगर डिफॉल्ट अलॉटमेंट में नहीं है तो कोई प्रोराटा की वर्किंग करने की जरूरत नहीं, सीधे क्वेश्चन करते जाओ सिंपली। आपने अलॉटमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं है तो 5,20,000 रुपए लिखो और चलते जाओगे। तो 3 चीजें आपने देखनी होंगी कि ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है और ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ जो पैसा आपने रखा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब जब होता है तो पैसे को हम रिजेक्ट भी कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, तो ऐसे केस में प्रोराटा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस केस में क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ साथ क्या होनी चाहिए, सरप्लस को अलॉटमेंट में एडजस्ट भी होना चाहिए। और जहां सरप्लस एडजस्ट हुआ है, कहां से एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में। आपके कोर्स में जितना मैं उतना ही बता रहा हूं, आपका जो सरप्लस है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो अलॉटमेंट से अगर कोई डिफॉल्ट होता है, अगर अलॉटमेंट से कोई डिफॉल्ट होगा तो उस पर प्रोराटा एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये चीजें चेक करना कि अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है, आपको डिफॉल्ट अलॉटमेंट से नो डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट में लिख देता हूं इसमें, तो प्रोराटा की वर्किंग करने की कब जरूरत पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी वो लिख देता हूं इसमें, ठीक है। नो डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट। अगर आपको ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है, सरप्लस भी एडजस्ट हुआ है और डिफॉल्ट भी नहीं मिला आपको अलॉटमेंट में, तो आपको प्रोराटा नॉट रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी एक कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाएगा तो भी प्रोराटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, डिफॉल्ट अलॉटमेंट से नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें, ये तीनों चीजें आपने देखनी पड़ेंगी। मान लिया जाए ओवर सब्सक्रिप्शन है ही नहीं तो प्रोराटा का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए प्रोराटा के लिए। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में अब क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट हम चेक करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। इस तरह के केस में इस क्वेश्चन में क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और सरप्लस एडजस्ट भी हुआ है अलॉटमेंट में। डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट, क्या डिफॉल्ट अलॉटमेंट में बिल्कुल है, तीनों कंडीशन देखो क्या हो गई, ट्रू। डिफॉल्ट इन, यहां नो था उसको हटा दिया, हाँ नो को हटा दिया, तो इसलिए नो जब मैं हटाऊंगा तो नॉट रिक्वायर्ड भी हटाएगा। तो प्रोराटा होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर डिफॉल्ट अलॉटमेंट में निकलता है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, सरप्लस भी एडजस्ट है, तो जहां पर सरप्लस एडजस्ट है यानी किस कॉल में, अलॉटमेंट में, अगर वहां डिफॉल्ट मिला तो प्रोराटा की वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर डिफॉल्ट नहीं मिलता तो प्रोराटा की वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर यहां नॉट होता, अगर यहां मुझे डिफॉल्ट नहीं मिलता, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो प्रोराटा की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट आप ऑफिसर नहीं है तो प्रोराटा नहीं करना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशन ट्रू है। तीनों कंडीशन क्यों ट्रू है, क्योंकि डिफॉल्ट अलॉटमेंट में है, इसने डिफॉल्ट नहीं है। तो इसकी वर्किंग कैसे करना है बताता हूं। तो वर्किंग करना बहुत आसान है, आप ये मेरे राइट हैंड साइड में आप देखिएगा कैसे वर्किंग करते, बहुत आसान है। जो भी डिफॉल्टर उसको पकड़ लो। कौन है डिफॉल्टर, ये सर जो डिफॉल्टर है वो है Z ऑफ 2000 शेयर्स, नहीं 1000, Y ऑफ 1000 शेयर होल्डर। एक चीज अच्छे से पढ़ना, इसके अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। whom 1000 shares were allotted, या तो ये लिखा हो शब्द, या तो लिखा हो क्या, these kind of words if mentioned there in the question then it means he is the holder। या तो होल्डर वर्ड का यूज हुआ हो या फिर अलॉटेड वर्ड का यूज हुआ हो, इसका मतलब है उसके पास 1000 शेयर है।
उसके बाद कितने शेयर थे, 1000 शेयर का अलॉट ही था, उसको कंपनी ने 1000 शेयर अलॉट किए थे। कितने शेयर अलॉट किए थे, 1000। तो ऐसे केस में फिर से समझ लो, अगर कभी भी क्वेश्चन में प्रोराटा है तो उसकी वर्किंग तभी होगी जब कोई डिफॉल्ट होगा, उसकी वर्किंग तभी होगी जब कोई डिफॉल्ट होगा। और वो डिफॉल्ट कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, अलॉटमेंट में। अगर प्रोराटा के केस में, क्वेश्चन में प्रोराटा के केस में, क्वेश्चन में प्रोराटा दे रखा है, उस केस में डिफॉल्ट है ही नहीं, तो प्रोराटा की जो ये वर्किंग में बना रहा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपने पैसा कहाँ एडजस्ट कर देना है, अलॉटमेंट में कर देना है। अगर डिफॉल्ट अलॉटमेंट में नहीं है दूसरी कॉल में, तो भी वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भी ये वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब कुछ है, डिफॉल्ट भी है, लेकिन डिफॉल्ट अलॉटमेंट में नहीं है, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल में, तो उस पर भी प्रोराटा की वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोराटा की वर्किंग केवल उसी डिफॉल्टर में की जाती है जिसने अलॉटमेंट नहीं लिया होता है। किस केस में, प्रोराटा के केस में। क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट है और एक डिफॉल्टर भी निकल के आता है जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट ना किया हो, तो उसमें हम ये वर्किंग करते हैं। वो क्या वर्किंग है उसको समझते हैं। एक एक्स जो होल्डर था उसको 1000 शेयर अलॉट किए थे, तो हमें अलॉटेड के साथ ये भी पता करना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर अप्लाइड किए थे, कंपनी से कितने शेयर क्या किए थे, अप्लाइड। हमें दोनों चाहिए, उस डिफॉल्टर के जिसने अलॉटमेंट नहीं दी है, उस डिफॉल्टर की दोनों चीजें हमें पता करनी पड़ेंगी। अलॉटेड दिए होंगे तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड, यानी दोनों चीजें हमें चाहिए होंगी। तो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। अगर किसी डिफॉल्टर के अलॉटेड शेयर निकालने हैं, अलॉटेड शेयर, ये तो यहां तो अलॉटेड दे रखे हैं, लेकिन अगर निकालने होंगे तो क्या करेंगे, अलॉटेड शेयर निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखना, अप्लाइड शेयर्स बाय डिफॉल्टर दिया हुआ है, इसलिए डिफॉल्टर अप्लाइड शेयर बाय डिफॉल्टर, डिफॉल्टर ने जितने शेयर अप्लाई किए होंगे मल्टीप्लाइड बाय, हम क्या निकाल रहे हैं, अलॉटेड शेयर निकाल रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई भी अलॉटेड ही करेंगे, यानी कंपनी की टोटल कैपेसिटी जितनी कंपनी अलॉट कर सकती है प्रोराटा में। प्रोराटा में कंपनी कितने शेयर अलॉट कर रही है यहाँ पर, 1 लाख, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कितना करेंगे, 1 लाख ही करेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ टोटल अलॉटेड शेयर्स अंडर कैटेगरी, अंडर कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ प्रोराटा में जितने शेयर अलॉट हुए होंगे ऊपर रखेंगे। अलॉटेड निकालना है तो मल्टीप्लाई भी अलॉटेड ही करना पड़ेगा डिफॉल्टर के शेयर के, डिफॉल्टर के जो अप्लाइड शेयर दिए हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अलॉटेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन अप्लाइड शेयर्स अंडर कैटेगरी, और उस प्रोराटा की कैटेगरी में कितने शेयर अप्लाइड है। ऑब्वियसली अप्लाइड शेयर तो 1,30,000 है, लेकिन प्रोराटा की कैटेगरी में कितने एप्लीकेशन में प्रोराटा लगा, 1,20,000, तो हम कैटेगरी में जो प्रोराटा एप्लीकेशन है उसको हम अपॉन में ले लेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर्स। लेकिन इस क्वेश्चन में तो अलॉटेड शेयर दिया हुआ है, तो हम अप्लाइड कैसे निकालें, हम क्या कैसे निकालें, अप्लाइड, तो अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला उसी का उल्टा है, अलॉटेड शेयर टू द डिफॉल्टर, तो हमें क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड जब निकालना होता है तो अप्लाइड ऊपर मल्टीप्लाई होता है, अलॉटेड जब निकालना है तो अलॉटेड ऊपर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमने अप्लाइड निकाला तो अप्लाइड शेयर हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाइड शेयर्स अंडर कैटेगरी, अंडर कैटेगरी टोटल अप्लाइड शेयर ध्यान देना जितने टोटल है, अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स अंडर कैटेगरी, टोटल अलॉटेड। हम जब अप्लाइड निकालते हैं तो अप्लाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम जब अलॉटेड निकालते हैं तो अलॉटेड मल्टीप्लाई करते हैं, चीजें ध्यान रखना। अप्लाइड शेयर जब भी कैलकुलेट करोगे ज्यादा आएंगे, अलॉटेड शेयर जब भी कैलकुलेट करोगे कम आएंगे। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में 1000 अलॉटेड शेयर दिया है, अलॉटेड तो दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, अप्लाइड। तो हमें ये पता होना चाहिए अप्लाइड हमेशा 1000 से ज्यादा आनी चाहिए, 1000 से क्या आनी चाहिए, ज्यादा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, डिफॉल्टर के इसके अप्लाइड, इसने कितने शेयर पे एप्लीकेशन दिया होगा, अलॉटेड शेयर टू द डिफॉल्टर 1000, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, अलॉटेड शेयर टू द डिफॉल्टर 1000, हमें क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाइड कितना है, 1,30,000 मल्टीप्लाई करोगे, नो, कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, प्रोराटा की कैटेगरी में कितने अप्लाइड है, 1,20,000, ध्यान रखना। टोटल अप्लाइड मत मल्टीप्लाई कर देना, उसमें से रिजेक्शन भी हो सकता है, रिजेक्टेड शेयर को प्रोराटा में नहीं लेते। तो उस कैटेगरी में कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई थी, जिस कैटेगरी में प्रोराटा अलॉट हुआ है, 1,20,000, और उस कैटेगरी में कितने
कितने शेयर अलॉट हुए थे, वो अपॉन लिख दो 1 लाख, 1 लाख शेयर, 1,20,000 एप्लीकेशन आई थी और शेयर अलॉट हुए थे 1 लाख। तो जिसने 1000 शेयर मांगे होंगे उसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा, आ जाएगा 1200 शेयर। देखो आगे ना ज्यादा, तो 1200 शेयर पे उसने कंपनी को एप्लीकेशन भेजी होगी। ये चीजें आपने कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने जब किसी डिफॉल्टर के, जो किसका डिफॉल्टर है, अलॉटमेंट का, केवल अलॉटमेंट के लिए होगा, ध्यान रखिए, ऐसा डिफॉल्टर जो अलॉटमेंट का है और क्वेश्चन प्रोराटा का, दो कंडीशन होनी चाहिए, क्वेश्चन किसका हो, प्रोराटा का हो, क्वेश्चन प्रोराटा का हो, और साथ ही साथ डिफॉल्ट कहां से हो, अलॉटमेंट से हो। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो 1200 शेयर का हमारे पास क्लियर पिक्चर आ गई है। हुआ क्या होगा, मैं आपको क्लियर करता हूं शुरुआत से। कंपनी को 1200 शेयर पे एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन है 4 रुपए, 4,800 रुपए इसने कंपनी को भेज दिए। कितने रुपए कंपनी को भेज दिए, 4,800 रुपए कंपनी को इसने भेज दिए। लेकिन कंपनी इसको 1200 शेयर नहीं देती है, कंपनी कहती है कि हम तो भैया 1000 शेयर ही आपको देंगे, अलॉटेड 1000 शेयर अलॉटेड है, देखो लिख रखा है 1000 शेयर अलॉट किए हैं, तो 1000 शेयर पे तो केवल 4 रुपए के हिसाब से 4000 ही एप्लीकेशन का पैसा होता है, राइट। तो एक्स्ट्रा पैसा जो सरप्लस था कंपनी के पास कितना था, सरप्लस जो था कंपनी के पास कितना था, 800 रुपए, और क्योंकि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है तो कंपनी ने ये सरप्लस आगे वाली कॉल में एडजस्ट किया होगा। अब कंपनी ने एप्लीकेशन के बाद अगली कॉल मांगी, जी मुझे अलॉटमेंट दे दो, 1000 शेयर पे अलॉटमेंट का 6 रुपए, कंपनी मांग तो 6 रुपए रही है, अलॉटमेंट तो 6000 है ना, उससे तो कम नहीं हो सकती। क्या इसने 6000 देने थे क्या, अब बोलोगे सर नहीं, क्यों, क्योंकि 800 रुपए तो एक्स्ट्रा दे चुका था ये एप्लीकेशन के टाइम पे, तो उसको आपने यहाँ एडजस्ट करना था। तो इसने नेट पेएबल कितना था, अलॉटमेंट की नेट पेएबल अमाउंट कितनी थी, ड्यू तो 6000 ही था, अलॉटमेंट तो 6000 की थी, लेकिन देना 6000 था, इसने देना था केवल 5200 रुपए, इसने डिफॉल्ट देना कितना था, केवल 5200 रुपए। कैसे आया, ड्यू अमाउंट 6000 देना था, सॉरी दे दिया था 800 रुपए पहले ही, 800 रुपए कैसे दे दिया था, इसने एप्लीकेशन भेजी थी 1200 शेयर पर, इसको मिले 1000 शेयर, तो जो 200 शेयर का पैसा इसने एक्स्ट्रा दिया था कंपनी ने उसे वापस नहीं किया, उसे रख लिया था, और उस पैसे को कंपनी ने अगली कॉल में नहीं मांगा। तो कंपनी ने कितने रुपए क्लेम किए थे, कंपनी ने कहा था कि भैया 5200 तो दो, लेकिन उसने ये पैसा पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट आया है ना अलॉटमेंट का, ही डिड नॉट पे दिस अमाउंट। तो यहां पर वो प्रोराटा लगने से क्या हुआ, ये जो प्रोराटा का वर्किंग है, ये शेयर्स निकालना, अप्लाइड शेयर निकालना, अलॉटेड शेयर निकालना, और ये वर्किंग करना ही प्रोराटा की वर्किंग है। यही वर्किंग क्या है, प्रोराटा की वर्किंग है। ये वर्किंग कब होती है, जब डिफॉल्ट अलॉटमेंट में होगा और केस प्रोराटा का होगा। तो अब यहां पर अगर नॉर्मल केस में देखते हैं, कॉल सिनेरियो, अगर हम नॉर्मल केस में कॉल सिनेरियो देखते हैं तो हम सीधे क्या करते हैं, इसके पास 1000 शेयर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी 6 रुपए, तो 1000 इंटू 6 6000 रुपए, ऐसे ही होता है ना, 6000 रुपए ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ना। लेकिन नहीं, प्रोराटा के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रोराटा के केस में डिफॉल्टर कुछ पैसा एडवांस में दे देता है, कहाँ, एप्लीकेशन के टाइम में, तो उसकी डिफॉल्ट अमाउंट कम हो जाती है 5200 रुपए। तो अब जब हम क्या करेंगे, मैं आपको बार बार बताता हूं, मेरे पुराने वीडियोस में भी देखना, जब भी आप बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखें, क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले ड्यू कर, ड्यू अमाउंट कितनी है, ड्यू अमाउंट कितनी है, ड्यू अमाउंट है 6 लाख रुपए, कितनी है, 6 लाख रुपए। उसमें से जो आपको पहले मिल चुका उसको माइनस कर दो, उतने तो मांगोगे आप, 6 लाख रुपए आपने मांगी थी, 80,000 मिलेगा थोड़ी ना, तो जो पहले मिल चुका है वो थोड़ी ना आपने क्लेम करना है, या ड्यू अमाउंट देखो यहाँ पे आप लोगों की अलॉटमेंट क्लेम, अलॉटमेंट क्लेम, अलॉटमेंट कितना मांगा जा रहा है, 6 लाख रुपए मांगा तो जा रहा है, लेकिन 80,000 पहले ही आपको मिल चुका है, तो अब मिलेगा केवल क्लेम कितना मांग रहा है, 5,20,000 रुपए तो दे दो। तो 5,20,000 में से क्या हुआ कि एक डिफॉल्टर ने, अब इसको मल्टीप्लाई मत करना 1000 इंटू 6, तो ये 6000 का आ जाएगा कॉल इन एरियर, ऐसा नहीं है, कॉल इन एरियर यहाँ पर डायरेक्ट हमने वर्किंग करके कैलकुलेट किया 5200 रुपए। तो कॉल इन एरियर कितना है, ये कॉल्स इन एरियर 5200, प्रोराटा लगने के कारण इसका डिफॉल्ट आया 5200 का। तो इस तरह से कंपनी को रिसीव हुआ 5,14,800 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ
अलॉटमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट। कैसे दिखाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 5,14,800, कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना 5,200, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5,20,000। 5,20,000 कैसे आ गया? अलॉटमेंट तो 6 लाख थी, अरे 80,000 मिल भी तो क्या हुआ अलॉटमेंट, कितनी बार हो गया अलॉटमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलॉटमेंट रिसीव होगी। क्लियर हो गया? अब जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिल गई, आपने क्या कर दिया? उस डिफॉल्टर को फॉरफिट कर दिया जिसने आपको पैसा नहीं दिया था। ये है डिफॉल्टर। इसके लिए कोई स्पेशल वर्किंग करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, फॉरफीचर करने के लिए बता चुका हूं, कैपिटल को डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरी वीडियोस को बार बार आप रिवाइज करके देख लेना, मैंने क्या बोला है ध्यान से समझिएगा। हम शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं किस पे बताता हूं, जितने शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे। पता चला आपने अप्लाइड शेयर को डिफॉल्ट क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। अप्लाइड शेयर को कभी भी आप फॉरफिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितने शेयर होल्डर ने शेयर मांगे उतने तो आपने उसको दिए ही नहीं, तो जितने शेयर आपने दिए नहीं उसको फॉरफिट कैसे कर सकते हो? तो हमेशा ध्यान रखना, फॉरफीचर किसी भी स्टेज में हो, चाहे इस डिफॉल्टर का हो, चाहे एक्स का हो, चाहे वाई का हो, चाहे उसने अलॉटमेंट ना दी हो, चाहे उसमें प्रो राटा लगा हो, चाहे ना लगा हो, अगर क्वेश्चन में आपने फॉरफीचर करना है तो उसके लिए आपको अलॉटेड शेयर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने क्या करना है? फॉरफिट करना है किसी डिफॉल्टर को, तो उसके लिए उसके क्या चाहिए होंगे? अलॉटेड शेयर चाहिए होंगे। उसके अप्लाइड शेयर अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं तो आपको पहले तो अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा, अलॉटेड निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अप्लाइड शेयर फॉरफिट नहीं होते। तो इसके अलॉटेड शेयर तो क्वेश्चन में दिए थे 1,000 इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। अब मैं आपको क्लियर करता हूं, हमें पता है कि इससे केवल अलॉटमेंट तक का पैसा मांगा गया है, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी? 6,410। 10 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू मत लिख देना यार, 10 रुपए में प्रीमियम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 6,410 रुपए तो कॉल है, ये क्या है? कॉल। हमें कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, तो कैपिटल का पैसा निकालना पड़ेगा इसमें से। इस 10 रुपए में से कैपिटल का पैसा कितना था? 3 और 1 4 तो प्रीमियम था, तो 10 में से अगर 4 प्रीमियम है तो 6 रुपए क्या है? कैपिटल का पैसा है। तो ये हो गया 6,000 रुपए, ठीक है। अब ये बताओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा? बिल्कुल होगा, अगर उसने पेमेंट नहीं किया होगा तो। उसने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, मतलब एप्लीकेशन का प्रीमियम नहीं दिया, तो ये तो डेबिट नहीं होगा। उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब है अलॉटमेंट का प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया होगा, और जब अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया इसका मतलब हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। कौन सा प्रीमियम डेबिट होगा? अलॉटमेंट वाला। कितने रुपए? 3 रुपए। तो 1,000 इंटू 3 कितना हो गया? 3,000 रुपए हमें यहाँ डेबिट करने पड़ेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर, हमें पता है कि वो केवल एक कॉल का डिफॉल्टर है, वो यहां से पता चल जाएगा कितना कॉल इन एरियर 5,200 रुपए। इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की गलती मत करना, क्योंकि हमने वर्किंग बना रखी है कितने का डिफॉल्टर है। और जो बचा बैलेंस है, आप बैलेंस करके निकालना, वो क्या जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। 9,000 में से 5,200 माइनस करोगे। 9,000 में से 5,200 माइनस हो जाएंगे 3,800 रुपए। 3,800 रुपए किसमें आ जाएंगे? क्रेडिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका शेयर का फॉरफीचर। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल कितने पर ड्यू होगी, कैसे ड्यू होगी, क्यों होगी, उसको देखते हैं। अब हमारे पास कितने शेयर है मांगने के लिए? 1,00,000 शेयर पे हम पैसा मांग सकते थे। 1,00,000 शेयर पे हम पैसा मांगते थे, अलॉटमेंट में मांगते, फर्स्ट कॉल भी सेकंड कॉल भी। लेकिन बीच में क्या हो गया? 1,000 शेयर हमने कैंसिल कर दिए। 1,00,000 में से 1,00,000 शेयर हमारे पास थे, 1,000 शेयर कैंसिल हो गए, तो कंपनी के पास अब कितने शेयर बचे? केवल 99,000 शेयर, जिसपे कंपनी आगे वाली कॉल मांगेगी, जिसे बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 99,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 3, सॉरी 99,000 इंटू 3, तो ये जाएगा 2,97,000। कितना जाएगा? 2,97,000 रुपीज का फर्स्ट कॉल ड्यू जाएगी। 2 शेयर कैपिटल, क्या पूरा का पूरा पैसा कैपिटल में डाल दूं 3 रुपए? आप बोलोगे सर नहीं, क्योंकि इसमें 1 रुपए प्रीमियम है। 1 रुपए क्या है इसमें? प्रीमियम है। 1,98,000 आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल में,
और 1 रुपये आपका आ जाएगा इसमें प्रीमियम में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 99,000, कितना देगा 99,000। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करेंगे, एक डिफॉल्टर को तो हमने पहले ही निपटा दिया, उसको तो छोड़ ही दो, उसको तो फॉरफिट कर दिया। एक और डिफॉल्टर आ गया यहाँ 2000 शेयर का जेड, हु होल्ड्स, फिर से ध्यान रखो, फॉरफिटेड अनदर होल्डर ऑफ 2000 शेयर। अगर ये अप्लाइड दिया होता ना तो अप्लाइड को हम फॉरफीचर नहीं कर सकते थे, ना ही उस पर कॉल इन एरिया निकलता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको अप्लाइड शेयर दिए हैं तो उस पर कॉल इन एरिया नहीं निकलेगा, उस पर कॉल इन एरिया नहीं निकलेगा। आपको मजबूरन उस शेयर को छोड़कर आपने अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। मैंने पहले फॉर्मूले में जब मैं प्रोराटा बता रहा था तो मैंने बता रखा है कि अप्लाइड शेयर कैसे निकलते हैं, अलॉटेड शेयर कैसे निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अनदर शेयर होल्डर दे रखा है कि अलॉटेड शेयर दिए हैं, इसमें अप्लाइड नहीं दिया है, तो आपका प्रॉब्लम बच गया। उसके बाद 2000 शेयर थे, उसने दोनों कॉल नहीं दी, अब उसने ना तो फर्स्ट कॉल दी ना ही सेकंड कॉल दी। अब क्या हम इस डिफॉल्टर पे भी वैसे ही वर्किंग करेंगे जैसे इस डिफॉल्टर पे करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पे प्रोराटा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक डिफॉल्टर पर हमने प्रोराटा की वर्किंग की थी, उसके अप्लाइड शेयर निकाले, उसके अलॉटेड शेयर निकाले, कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया सब निकाला, लेकिन इस पर नहीं करेंगे क्योंकि ये अलॉटमेंट का डिफॉल्टर नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, प्रोराटा की वर्किंग उसी डिफॉल्टर पे करेंगे जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया होगा। तो इसने अलॉटमेंट दे दिया था, ये केवल डिफॉल्टर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का है, इसलिए इस पे प्रोराटा की वर्किंग नहीं होगी। सीधे सीधे हम कैसे माइनस करेंगे, देखो ड्यू अमाउंट कितनी है इसकी, आपने कितना पैसा मांगा है, 2,97,000 मांगा है। कौन है यहाँ डिफॉल्टर? 2000 शेयर का होल्डर, एप्लीकेंट नहीं, 2000 शेयर का होल्डर इनटू 3 रुपए क्या है इसकी, सीधे मल्टीप्लाई करें। देखो यहाँ हमने अलॉटमेंट में ऐसा नहीं किया था, अलॉटमेंट में हमने पूरी क्या कर दी, कैलकुलेशन करी थी। इस पे ऐसी कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया है, जो बंदा अलॉटमेंट का डिफॉल्टर होगा उसी पे वो वाली वर्किंग यानी प्रोराटा की वर्किंग करते हैं। 3 रुपए इसने फर्स्ट कॉल का नहीं दिया होगा, तो 6000 माइनस कर दो तो रिसीव कितना होगा, 2,91,000। आप एंट्री लिखा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,91,000। उसी तरीके से 99,000 पर 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे 1,98,000। रिसीव करते समय फिर इस वाले डिफॉल्टर को डायरेक्ट माइनस कर दो। 2000 शेयर इसके पास थे, 2 रुपए फाइनल कॉल का, यानी 4,000 रुपए कंपनी को कॉल इन एरियर के नहीं मिले होंगे, तो रिसीव होंगे 1,94,000। तो वो एंट्री मैं यहाँ नहीं बना रहा, केवल फॉरफीचर की एंट्री बनाऊंगा। अब देखो, आप जब फाइनल कॉल कर लेते हैं, मैंने देखा फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर नहीं कर रहा हूं, इसके बाद क्या होगी, इसके बाद फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू होगी, उसके बाद फाइनल कॉल रिसीव होगी, यानी 3 और एंट्री बनेगी। ध्यान रखिए, 3 एंट्री के बाद ही आप फॉरफीचर करेंगे। तो मैं यहाँ डेज कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमने एंट्री छोड़ रखी है। अब हम क्या करेंगे, फॉरफीचर करेंगे फटाफट से, बहुत इजी है। इसके बाद 2000 शेयर थे, हमें क्लियर है, और इसने इसकी कॉल्ड अप वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसकी कॉल्ड अप वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसको कहां फॉरफीचर कर रहे हैं, कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद। तो इन सारी कॉल को टोटल कर लो, 15 रुपए आ गया। इन सारी कॉल का टोटल कितना आ गया, 15। अब 15 में जो प्रीमियम जुड़ा है उसको हटाना पड़ेगा। प्रीमियम कितना जुड़ा हुआ है, 5 रुपए। 15 में से 5 हटा दो तो कॉल्ड अप वैल्यू आ गई 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। इसने क्या सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया? आप बोलोगे एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया। क्यों? इसने एप्लीकेशन भी दे दी थी और अलॉटमेंट भी दे दी थी। तो कौन सा प्रीमियम नहीं दिया? इसने कॉल में अगर कोई प्रीमियम होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड कॉल भी नहीं दी। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम था 1 रुपए, जबकि सेकंड कॉल में कोई प्रीमियम नहीं था। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसने फर्स्ट कॉल का प्रीमियम जो कि 1 रुपए हुआ करता है वो पेमेंट नहीं किया होगा। तो जो भी प्रीमियम पेमेंट नहीं किया दैट हैज टू बी डेबिटेड इन SPR अकाउंट, उसको डेबिट करना पड़ जाएगा। अब उसके बाद क्रेडिट करेंगे। कौन कौन सी कॉल्स इन एरिया ले लेते हैं। कॉल्स इन एरिया हमें पता है कि इसने कौन कौन सी कॉल नहीं किया, देख लो फिर से। 2000 शेयर इसके पास थे, इसने 3 + 2 5 रुपए पेमेंट नहीं किए। कॉल इन एरियर बोलो तो कॉल का पैसा जोड़ना, कैपिटल का नहीं। कॉल का पैसा कितना है, 3, 2, 5।
ये हम माइनस कब कर रहे हैं प्रीमियम को? प्रीमियम को माइनस तभी किया जाता है जब हम कैपिटल लिख रहे होते हैं। क्या लिख रहे होते हैं? कैपिटल, चाहे डेबिट में लिख रहे होते हैं चाहे क्रेडिट में लिख रहे होते हैं। जब भी हम कैपिटल को लिखेंगे तो प्रीमियम को माइनस करेंगे कॉल में से, लेकिन जब हम कॉल की बात करेंगे तो कॉल का पैसा लिखेंगे। तो कौन कौन सी कॉल उसने नहीं दी? 3 + 2 5 रुपए उसने नहीं दिए, तो कॉल इन एरियर है 10,000 रुपए, और जो बैलेंस आएगा उस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे। 22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो आ गया 12,000 रुपए। हमने सबको फॉरफिट कर दिया जी। रीइश्यू भी बहुत आसान है, रीइश्यू भी बहुत आसान है। रीइश्यू लिख लेते हैं, एंट्री तो करी है बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू की एंट्री पहले कर दो अगर आपको आती है तो। 1500 शेयर रीइश्यू है और 12 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 12, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैसे हुआ 2 रुपए का प्रॉफिट? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब फुल शेयर है। फुल शेयर कितने का? 10 का, 15 का नहीं, वो प्रीमियम है 5 रुपए। फुल शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का शेयर अगर हम 12 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ही हुआ है। तो क्या आ जाएगा? 18,000। कितना आ गया? 18,000 रुपए आपको मिलेंगे 1500 शेयर बेचने में 12 रुपए के हिसाब से। लेकिन शेयर कैपिटल में आपके वो 10 ही दिखा पाएंगे और 2 रुपए दिखाने पड़ेंगे आपको SPR में। 1500 शेयर इंटू 10 15,000, और 1500 शेयर इंटू 2 रुपए का फायदा, दैट इज कॉल्ड SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 3,000 रुपए। तो ये क्लियर हो गया कि हमें रीइश्यू के टाइम पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर नुकसान होता तो उसको हम क्या करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ही डेबिट करते हैं। मेरी पुरानी वीडियो में क्लियर कर लिखा है। अब एक वर्किंग करनी पड़ती है। जब भी एक से ज्यादा डिफॉल्टर हो गया, कितने भी डिफॉल्टर हो, एक वर्किंग हमेशा ध्यान रखना, इनका हिसाब किताब कर लेते हैं एक बार जरा फटाफट से, ठीक है? इनका हिसाब किताब क्या? उनका नाम लिख दो, एक्स और वाई। एक्स के पास कितने शेयर थे? 1,000। वाई के पास कितने शेयर थे? 2,000। यानी टोटल कितने शेयर थे? 3,000, जिनको फॉर फ्यूचर किया गया। ये आपने लिख दिया फॉरफिटेड शेयर। अब आपने लिखना है कि फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना कमाया था कंपनी ने इन पे जो प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने फॉर फ्यूचर का बैलेंस। आप बोलोगे कि 1,000 शेयर पे तो 3,800 रुपए कमा लिए थे कंपनी ने। कितने रुपए कमा लिए थे? 3,800 रुपए। और यहाँ कमाए थे 12,000 रुपए। देखो ये शेयर फॉर फ्यूचर के कितने रुपए कमाए थे? 12,000 रुपए, क्योंकि इसने 2 कॉल का पेमेंट किया था। तो कंपनी के पास टोटल जो प्रॉफिट आया था वो है 15,800 रुपए। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये तो लिखना है, सिंपल है, केवल ठीक है। अब रीइश्यूड शेयर, कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं उसके बारे में जानकारी आपको क्लियर है कि 1500। कितनी जानकारी है? नीचे देख लो 1500। फॉर फ्यूचर तो 3,000 शेयर है, रीइश्यू केवल कितने हैं? 1500। अब आप ऐसा मत करना कि उसको गोलमोल दो, ऐसा नहीं है, आराम से 1500 में से क्वेश्चन वाले ने लिख दिया कि इसमें एक्स के सारे शेयर इंक्लूड है। एक्स के कितने शेयर थे फॉर फ्यूचर हुए? 1,000। तो अगर एक्स के 1,000 शेयर इंक्लूड होंगे तो बचे हुए 500 शेयर ऑब्वियसली किसके होंगे? वाई के ही होंगे। तो ये रीइश्यू का बाइवर्सिफिकेशन क्लियर हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो अब हम जब कैपिटल रिजर्व में पैसा ले जाएंगे तो कितना ले जाएंगे इनमें से? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कैपिटल रिजर्व में जो पैसा हम ले जाते हैं वो रीइश्यूड शेयर का ले जाते हैं। तो इन्हीं रीइश्यूड शेयर का पैसा हम ले जाएंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत आसान है। इसमें इस तरह का मार्क कर दिया करना, ये अपॉन में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एक 3,800 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 1,000 कितना आ जाएगा? पूरा 3,800 रुपए। क्यों 3,800? क्योंकि एक्स के पूरे शेयर इश्यू हो गए तो पूरा फॉर फ्यूचर का बैलेंस हमें कहां ले जाना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में ले जाना पड़ेगा। जबकि वाई के 2,000 शेयर फॉरफिट थे और रीइश्यू केवल 500 हुए। कहां से आया था 500? बैलेंसिंग फिगर से। 500 शेयर 1500 शेयर रीइश्यू हुए थे। 1,000 शेयर अगर एक्स के होंगे तो बचे हुए 500 किसके होंगे? वाई के। फिर से आते हैं, वाई के फॉरफिटेड शेयर थे 2,000, उसमें से केवल 500 रीइश्यू हो रहे हैं, तो केवल 500 का ही फॉरफिचर का बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 12,000 डिवाइड बाय 2,000 इंटू 500, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपए। कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। बैलेंस हमारे पास फॉरफिचर का 12,000 है, लेकिन 12 का 12 ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये तो रीइश्यू ही नहीं हुए ना पूरे। रीइश्यू के ऊपर कितना है? 500। तो 500 का बैलेंस कितना होगा? 3,000। तो इस तरह से हम 6,800 रुपए ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। लेकिन 6,800 में से अगर कोई लॉस होता उसको माइनस किया जाता। यहाँ कोई लॉस नहीं हुआ, लॉस इज 0। तो जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो वैल्यू होगी 6,800।
आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मेरी वीडियोस को, इस वीडियो को बार बार देखिएगा और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आई होप कि आपको जरूर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको मैं एक और ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आप इसको बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।